हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कविता पर, और इस कविता पर बात करने का आग्रह किया है क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने। लेकिन इसके पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरा चैनल खिड़की सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। निराला की कविता है अठ नहीं रही है। कहते हैं अठ नहीं रही है, आभा फागुन की तन सठ नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाठ पाठ शोभा श्री पठ नहीं रही है। निराला इस कविता में फागुन के व्यापक प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। फागुन के आने से पूरा वातावरण जो है किस प्रकार संवर गया है और इतना फल फूल रहा है, इतनी मादकता है, इतनी आभा है फागुन की कि वो इस तन में भी नहीं समा रही है। यानी देखिए, जब कोई ऋतु का वर्णन करता है, पहले का कवि बसंत ऋतु का वर्णन करता है, तो वो उसका प्रभाव बताता है कि बसंत के आने से क्या क्या परिवर्तन प्रकृति में हो रहे हैं। यहीं पे हम याद करते हैं रीति काल के एक कवि पद्माकर की, जो कहते हैं कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलिन कलीन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में पौन मुँह में, पानन में पीकन में पलासन पंगत है। द्वार में दिसान में दुनि देश देसन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिंगत है। बीथन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरियो बसंत है। वो कह रहे हैं कि यमुना नदी के तटों पर पशु पक्षियों एवं जो प्राणियों पर है, सब जगह कछारों में, वन में, उपवन में, कुंजों में, फूलों में, क्यारियों में, पवन में, कोयल की कूक में, सभी दिशाओं में, सारे देश में जो है बसंत की मनोरम छटा फैली हुई है। और जो नवयुवतियां हैं और जो कहना चाहिए लताएं हैं, वन है, सब में ऋतुराज बसंत जो है बगरा हुआ है, फैला हुआ है, और उसकी शोभा से ही संपूर्ण प्रकृति जो है वो शोभायमान है। तो ये वर्णन पद्माकर कर रहे हैं। लेकिन निराला जो है वो छायावाद के कवि हैं, और छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वो बहुत बारीक वर्णन बसंत का कर रहे हैं, और उसका प्रभाव जो है प्रकृति पर तो फैला ही है, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या पड़ता है वो बता रहे हैं। छायावाद के लिए आप जानते ही हैं, कहा जाता है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे फागुन का मानवीकरण किया है। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ कि बसंत ऋतु में फागुन आता है। ऋतु तो थोड़ी लंबी होती है, 6 ऋतुएं होती हैं, और बसंत ऋतु में फागुन का माह है। जब बसंत आया, पतझड़, बसंत के बाद जो है पतझड़ आया, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, फूलों से पूरी धरती जो है गमकती रहती है, और हर गली मोहल्ले कोने कोने में जो है वो
फूल खिलते हैं, और इतने फूल कि उसकी आभा से जो है वो पूरी धरती शोभायमान हो जाती है। और वो जो आभा है वो इस तरह से अटी पड़ी है, मतलब फूट पड़ रही है। जैसे होता है ना कि आप एक छोटी सी जगह है लेकिन आपके पास सामान बहुत ज्यादा है और आप उसको ठूस ठूस करके भर रहे हैं, फिर भी वो उसमें समा नहीं रही है, अट नहीं रही है। तो इसी तरह प्रकृति का ये हाल होता है जब फागुन आता है। तो अट नहीं रही आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। तो ये जो प्रकृति में बदलाव हो रहा है, प्रकृति में जो रौनक आई है, वैसे भी आप जानते हैं बसंत को जो है ऋतुराज कहा जाता है। अन्य सभी ऋतुओं से बसंत ऋतु कुछ हटकर होती है। वैसे तो वर्षा ऋतु में भी हरियाली आती है, आप कहेंगे जहाँ देखो वहाँ हरा ही हरा दिखाई देता है, लेकिन इसमें जो है थोड़ी सी पिच पिच होती है और फिर बाहर निकलने में डर भी रहता है, कहीं केचुआ न दब जाए पैर से, सांप गुजर न निकल जाए, है ना। और फिर जो कहना चाहिए शीत ऋतु आती है, उसमें ठंड सी लगती रहती है। ग्रीष्म ऋतु आती है तो उसमें पसीना छू 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 करके बहता रहता है। लेकिन बसंत ऋतु में जो है वो बड़ा ही समशीतोष्ण जो है वो रहता है तापमान, न ठंडा न अधिक गर्म, और जो हवा बहती रहती है उसमें भी बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, मादकता होती है। आप निकलते होंगे बाहर तो जो आम में बौर आ जाते हैं उसकी मदमाती सी जो है सुगंध जो आपके अंदर भरती जाती है। तो फूलों के एकदम खिलखिला कर खिलने से और बेशुमार खिलने से जहाँ भी हम सांस लेते हैं, गुजरते हैं, तो वो जो है जो गमक है जो वो हमारी सांस में भी भरी होती है। तो कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो जो वातावरण इतना अच्छा होता है, इतना सुख भरा होता है, इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना खुशनुमा होता है, तो ऐसे में हमारा मन भी बहुत पुलकित होता है, मन बहुत हल्का हो जाता है। और जब मन बहुत हल्का होता है तो वो कल्पना की ऊंची ऊंची उड़ाने लेता है। इस समय वैलेंटाइन डे भी आता है तो आप देखेंगे कि नए नए दोस्त बनाने को मन करता है, कल्पनाशीलता बढ़ती है। तो उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और भी अगर सूक्ष्मता से देखें तो इस फागुन के आने से जो कीट पतंगे होते हैं, जो तितलियां होती हैं, वो भी फूलों के खिलने से पराग जो है चूसती हैं, पराग लेती हैं और वो भी एकत्रित करती रहती हैं, उड़ती रहती हैं। तो इस तरह से जो है कवि निराला कह रहे हैं कि पर पर कर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मन जो है बहुत उड़ाने भरता है, मन बहुत प्रफुल्लित रहता है, उमंग से भरा होता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, इतना सौंदर्य अप्रतिम है, इतना अद्भुत है। जब हम ऐसा लगता है हमको हम एक टक देखते रहे, हमारी आंखें नहीं हटती हैं उसको अनिमेष एक टक हम उस सौंदर्य को निहारते रहते हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से की हरी डाल, जो पत्ते हैं नव पल्लवन हो रहा है। तो जब नए नए पत्ते आते हैं, पुराने झड़ गए हैं, पुराने को झड़ना पड़ता है, नए का स्वागत होता है। तो जब नए नए पत्ते आते हैं तो वो थोड़े लालिमा लिए हुए होते हैं और कहीं हरे होते हैं। और ये जो फागुन है इसका मानवीकरण कवि ने किया है कि जैसे इसने ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जो धरती है, हमारी जो पूरी पृथ्वी है, उसको फागुन ने मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद जो गंध भरे फूल हैं उसकी माला उर में डाली हुई है, हृदय में
डाली हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शोभा श्री, श्री का जो तेज है, जो कहना चाहिए चमक है, प्रकृति की जो शोभा है, वो उससे पटी पड़ी है धरती। एक एक जगह तिल तिल जो है वो भरा पड़ा है। और फिर भी इतना सब कुछ देने के बाद भी, प्रकृति इतना कुछ दे रही है, उसके बाद भी पट नहीं रही है, इतना वो उमग रहा है। तो ये कविता है। इस पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कविता की एक खास विशेषता की तरफ अगर मैं ध्यान दिलाना चाहूँ, तो जैसे कि आप जानते ही हैं, निराला जो हैं वो हमेशा इस बात के हिमायती थे कि जैसे मनुष्य अपनी बंधन से मुक्त होना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है, ऐसे कविता भी तो चाहती है। कविता को भी छंद के बंधनों से मुक्त करना चाहिए, और ये कविता जो है मुक्त छंद में है। लेकिन मुक्त छंद में है, उसके बाद भी इसमें एक लय है, और ये लय ही इस कविता की विशेषता है। अब जानते हैं अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, और कवि जो है अपनी कविता को उस आवृत्ति से सजाता है। लेकिन यहाँ पे जो अनुप्रास है वो हम देखेंगे कि उसमें एक तुक है, और उस तुक के अंत में जो ध्वनि है वो इसका जो है काव्य सौंदर्य बढ़ा रही है। जैसे अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है। तो ये जो है फिर एक शब्दों की भी आवृत्ति है, पर कर देते हो, पाट पाट। तो इस तरह से जो है शब्दों की आवृत्ति भी इसकी कहना चाहिए खूबसूरती को बढ़ाती है। इस कविता के संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आता है। कहते हैं कि यदि आपको निराला की कविताओं का आनंद लेना है, निराला को समझना है, निराला के व्यक्तित्व को, निराला के रचना संसार को, तो आपको रामविलास शर्मा को पढ़ना चाहिए। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना शीर्षक से 3 वॉल्यूम पर किताब लिखी है। तो उसी एक वॉल्यूम पर, पहले वॉल्यूम पर इस कविता का संदर्भ आता है, और इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो निराला की ये अंतिम दौर की कविता है, ऐसी निराला अंतिम दौर में ही कह रहे थे कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में बसंत। तो मैं बात कर रही थी रामविलास शर्मा इस कविता के संदर्भ में निराला और हेमिंगवे की जो बाद के अंतिम जो उनका समय था, उस समय की स्थितियों को का जिक्र किया है, और कुछ इस तरह से किया है। पेज नंबर ये 465 में है। मैं थोड़ा किताब की मदद से ही आपको बताती हूँ। हेमिंगवे जो थे वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार थे, और उनकी द ओल्ड मैन एंड द सी एक प्रसिद्ध किताब है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो वो हमेशा फासिस्ट विरोधी मोर्चों की ओर से लड़ते रहे, और उनकी बहुत कीर्ति थी, उनके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन अंत में वो थोड़े विक्षिप्त से हो गए थे। कहीं ना कहीं उनकी टकराहट जो है वो अमेरिका से थी, और उनकी जो कथा भूमि थी वो स्पेन की थी। तो अंत समय में वो समझ नहीं पाते थे लोगों को, ठीक से लोगों से बात नहीं कर पाते थे। तो उनको मानसिक चिकित्सालय ले जाया जा रहा था। वो तो ऐसे ही बताया जाता है कि वो हवाई जहाज से कूदने का प्रयत्न करते थे। जब हवाई जहाज से उतरे तब दौड़कर उसके पंखों
से कट जाने की कोशिश भी की। फिर उनको भेजा गया कि आप स्वस्थ लाभ के लिए थोड़ा अलग रहें। तो हेमिंगवे के मित्र हॉचनर ने उनसे पूछा, तुम क्यों मरना चाहते हो? तो हेमिंगवे उत्तर देते हैं कि मैं लिख नहीं पाता, मेज के पास घंटों खड़ा रहता हूँ, लिखने की शक्ति भीतर से नष्ट हो गई है, लिख न पाने के बाद जीना बेकार है। ऐसा ही कुछ क्षण निराला के जीवन में भी आया था। निराला के उपचार के लिए भी लोग योजना बना रहे थे। तो हॉचनर हेमिंगवे को बहुत दूर अस्पताल ले जाते हैं, और फिर अस्पताल में भी वो जब उनकी हालत नहीं सुधरती तो वो शहर से बाहर ले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हेमिंगवे को बसंत बहुत प्रिय है, तो क्यों ना बसंत के साथ रहेंगे तो उनकी संज्ञा वापस आ जाएगी। लेकिन हेमिंगवे का मन जो है ऐसा उलझा इनकम टैक्स, पुलिस के जासूसों और अपने सताने वालों से कि वो भटक गए, वो अपनी दुनिया में ही भटक रहे। लेकिन ऑचनर ने खींचकर हेमिंगवे का रास्ता रोकते हुए कहा, इट्स स्प्रिंग, लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ा। हम देखते हैं कि जो ये स्प्रिंग है, ये पूरे विश्व साहित्य में इस पे बहुत लिखा गया। तो हेमिंगवे ने तो अपनी चश्मे से मिचमिचाती आंखों से देखा और वो अपनी दुनिया में लौट गए, वो वापस नहीं आ सके जीवन की ओर। लेकिन निराला जो है वो बसंत की छवि उनको बार बार बांधती है, और वो जब ये कविता लिख रहे थे अपने अंतिम दौर में तो वो वसंत की छवि देख रहे थे और वो लिख रहे थे, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो अस्पताल से छूटने के बाद तो हेमिंगवे ने आत्महत्या कर ली, लेकिन निराला ने आत्महत्या नहीं की। तो इस प्रसंग के बाद जो रामविलास शर्मा ने अपनी किताब में लिखा है, हम फिर कविता की ओर वापस आए। तो इस कविता की सबसे खास विशेषता जो अन्य कवियों से, उनके समकालीनों से भी निराला को अलग करती है, वो यह है कि छायावाद की एक खास विशेषता, जहाँ अंतर मन के भावों को बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाया जाता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि फागुन जो है या बसंत ऋतु जो है वो अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न है। और जो कविता का शिल्प है उसमें हम देखते हैं कि तत्सम शब्द आए हैं। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द जो कि त्यों ले लिए गए हैं। मानवीकरण अलंकार है, और जो कविता में एक छंद मुक्त होते हुए भी एक लय है, ये उसकी कुछ खास विशेषता है। और जो उसकी कहना चाहिए तुकबंदी है, राइमिंग जो है, अट नहीं रही पट नहीं रही, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, तो ये ध्वनि जो है वो भी इस कविता को खास बनाती है। और वो कहते हैं ना, रूप रस गंध, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये प्रवेश द्वार होती हैं। तो ये सब भी इस कविता में जो है वो कविता के रस को हम तक पहुंचाने के लिए, हम रसास्वादन ले सकें, इस बात में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाती है। यदि आपको और भी किसी कविता पर बात करनी है तो मुझे अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको।